हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास के केमिस्ट्री का पार्ट 2। यानी कि हम लोग जो देख रहे थे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, पदार्थ क्या है और पदार्थ का वर्गीकरण किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक संयोजन का नियम, यानी कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपके पास एक दमदार कोटेशन दिया जाता है और कोटेशन जो है सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही एक्साइटमेंट कॉल है दोस्तों। ठीक है, तो कोटेशन ये है कि अंधकार की आंधी को मिटाता है गुरु, अंधकार की आंधी को मिटाता है गुरु, शिक्षा से प्रकाश का दीप जलाता है गुरु। कच्ची मिट्टी सा होता है हर बालक, कच्ची मिट्टी सा होता है हर बालक, मिट्टी से मूर्ति का आकार बनाता है गुरु। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं यानी पदार्थ से जो चैप्टर चल रहा था उसका आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। बहुत इजी है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक संयोजन का नियम का आवश्यकता क्यों पड़ा, ये पहले सबसे पहले जानना होगा। ये रासायनिक संयोजन का नियम एक्चुअली यही होता है कि जो भी तत्व या यौगिक या कोई भी तत्व यौगिक अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के लिए जो है क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या होता है, ये सब चीज जानने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है रासायनिक संयोजन का नियम। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया के दौरान जो आपका अभिकारक होंगे वो रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट देते हैं, तो वो जो आपका अभिकारक रिएक्शन प्रोडक्ट जो तैयार हुआ वो ये जो है कुछ नियम पर आधारित होते हैं। और इस नियम को जानने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, यानी कि हर एक एक्टिविटी को जानने के लिए हम लोग को पढ़ना है रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, तो ये रासायनिक संयोजन का नियम जो है वो 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। ये 4 नियम को हम लोग देखेंगे। पहला जो नियम है, फर्स्ट जो नियम है, यह लिख लो इस जगह, यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार कौन है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फर्स्ट है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, दूसरा जो लॉ है वो है आपका निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। इंग्लिश में इसको अगर लिखेंगे तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। इंग्लिश वर्जन में लिखें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिराइव्ड प्रोपोर्शन।
ठीक है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण रूपेण जानने के लिए हम लोग को 4 नियम पढ़ना पड़ेगा। वो नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, हेडिंग डालते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। चलिए, ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, मान लीजिए ये आपका जल है 2H2O, क्या बना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनता है? जल बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनता है? जल बनता है। एक्चुअली द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्य को न तो हम लोग विनाश कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, या उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, अब इसमें उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है वो पदार्थ की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, वो बदलता नहीं है। चाहे आप उसके लिए कुछ भी वितरण कर दीजिए, उसके लिए कुछ भी आप परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन पदार्थ की मात्रा कभी बदलता नहीं है। जो आपका LHS में होगा वो आपका RHS में भी होगा, जो आपका अभिकारक में होगा और वो आपका उत्पाद में भी होगा। यानी उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होगी, तत्व और यौगिक की जो मात्रा होगी, वो इधर की ओर भी आपका होगा बराबर, इधर की ओर भी बराबर होगा। ठीक है, तो बाई रिएक्शन जो है इस चीज को हम लोग को क्लियरेंस नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंटली बात करने के बाद क्या ये रूल सही कह रहा है, तो हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट के आधार पर कि क्या स्थिति बनता है। ठीक है, मान लो कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में भरा हुआ है जल। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ये जल है। बाई एक्सपेरिमेंटली पढ़ोगे दोस्त तो हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है। ठीक है, ये आपका जल है और ये क्या करना है कि इस जल में आपको एक ट्यूब ले आना है और ये ट्यूब जो है बांधा हुआ है। मान लो ये ट्यूब है और ये ट्यूब क्या है? बंधा हुआ है। और इस ट्यूब के अंदर मान लो सपोज दैट, मान लो कि ये जो आपका स्थिति है इसमें आपका Na2SO4 भरा हुआ है, Na2SO4 का विलयन है फाइनल। और इस ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब के अंदर है आपका CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का विलयन है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट का विलयन और इस ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड का विलयन, अभी ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक मीटर स्केल पर रख देते हैं और मापने के बाद इसका जो वेट होगा वो मान लो 300.23 ग्राम है। ये इसका मेजरमेंट हुआ। यानी कि किसी भी कंटेनर में उपस्थित जो विलयन होंगे और उस कंटेनर में एक अलग से ट्यूब के द्वारा लाया जाता है, तो लाने के बाद जब तक आप इसको रिएक्शन नहीं करोगे उस स्थिति को, और रिएक्शन करने के बाद उस स्थिति को, दोनों को जांच करेंगे, दोनों को मीटर वाइज जो है स्केल से मापेंगे। मापने के बाद अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ही आपका कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब क्या करना है, अभी ये रिएक्शन नहीं किया लेकिन मीटर स्केल से पता करने के बाद इसका जो वजन हो गया वो 300.23 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे बात उठता है कि सपोज मान लो कि जैसे ही इस कंटेनर से इस ट्यूब में CaCl2 को मिला देते हैं, यानी इस ट्यूब को उलट देते हैं, तो उलटने के बाद
ये स्थिति है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो Na2SO4 है, अब इस Na2SO4 के इस ट्यूब में इसको हम लोग, इसमें उपस्थित CaCl2 जो है इसको हम लोग इसमें मिला दिए। क्या कर दिए? मिला दिए, यानी कि इस ट्यूब को उलट दिए। उलटने के बाद क्या होगा, इस विलयन में ये आपका चला गया। फाइनल तो जाने के बाद ये जो आपका घोल हुआ वो घोल क्या चीज का बन गया? सपोज दैट कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 को जब रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन जो है इसमें दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। CaCl2 प्लस Na2SO4 को जब आप मिलाते हो तो मिलाने के बाद जो आपका स्थिति होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट प्लस NaCl2, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यानी कि दो मिलाने के बाद ये आपका क्या बना? कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का विलयन बन गया। स्वाभाविक है। अब स्थिति क्या बन रहा है, ये जैसे ही आपका कैल्शियम क्लोराइड को इसमें मिलाया गया, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया गया, तो विलयन को मिलाने के बाद आपका Na2SO4 जो है ये विलयन जो है मिल गया, और मिलने के बाद ये आपका घोल क्या चीज का हो गया? कैल्शियम सल्फेट और NaCl का। फाइनल है। अब यहाँ पे जो NaCl है वो नमक है, वो नमक क्या होगा? पूरी तरह से विलयन में घुला हुआ है, और आपका CaSO4 जो है आकर के इस तली पे आके बैठ जाएगा, और ये जो है आपका दिखाता है CaSO4 को। किसको दिखाएगा? CaSO4 को। और इसका जो विलयन बना वो बना NaCl का, और ये जो है PPT के रूप में उपस्थित होता है। यानी कि PPT का मतलब होता है वाइट परफेक्ट प्रिसिपिटेट, का मतलब ही होता है आपका अवक्षेप। फाइनल है। आई होप कि आप ये चीज समझ रहे हो। एक्चुअली बाय एक्सपेरिमेंट अगर किसी चीज को आप पढ़ते हो तो आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात बनता है कि जैसे ही इस कंटेनर से रिएक्शन जो हुआ, अब इसको हम लोग मीटर स्केल पर रखते हैं, तो रखने के बाद इसका जो वेट आया वो वेट भी आपका आया 300.23 ग्राम। और यहाँ से हमको यही पता चला कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद का जो आपका स्थिति होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे कि अभिक्रिया के पूर्व कुल द्रव्यमान बराबर होता है अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान का। सेम चीज आया, रिएक्शन से पहले भी आपका क्या आया 300.23 ग्राम, रिएक्शन के बाद भी क्या आया 300.23 ग्राम। तो दोनों को हम लोग कह सकते हैं कि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात दोनों जो है एक दूसरे के द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसी को तो बोला जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। न तो इसको हम लोग उत्पन्न करते हैं और न ही नष्ट करते हैं। ठीक है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब इसका स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद इसका हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको लैंग्वेज के रूप में क्या कर रहा है कि इसके अनुसार द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है। द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। जो हम लोग उदाहरण के रूप में लिए उस उदाहरण के अनुसार भी द्रव्यमान जो है आपका इस स्थिति में अभिकारक की स्थिति में भी बराबर था और प्रोडक्ट की स्थिति में भी क्या हुआ? बराबर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कुछ अन्य शब्द में अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित जो द्रव होते हैं, द्रव की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, वो बदलता नहीं है। चाहे उसका वितरण कुछ भी करे और परिवर्तन हो जाए, या कितना भी आप परिवर्तन करो वो बदलेगा नहीं। जितना आपका पदार्थ की मात्रा होगा, द्रव की मात्रा होगा, वो आपका क्या होगा? फिक्स होगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। तो ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। कुछ टीचर्स लोग क्या करते हैं कि आपको बाय एक्सपेरिमेंट न पढ़ा करके द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इस तरह से भी बताते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका द्रव्यमान से रिलेटेड कुछ बात करते हैं कि ये आपका जो है हाइड्रोजन का भाग कितना है। तो हाइड्रोजन को द्रव्यमान के अनुसार निकालते हैं कि इसका वेट अगर बराबर है, इसका वेट दोनों बराबर होगा तो दोनों द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, जो कि रॉन्ग है, वो आपका सही नहीं है।
अगर कोई आपको बाय एक्सपेरिमेंट बता दे और बताने के बाद कहे कि दोनों का स्थिति बराबर है, तब वो आपको रूल ऑफ रेगुलेशन एक्सपेरिमेंटल जवाब अगर कोई देता है तो दिस इज प्रूफ, यह जो है आपका सिद्ध हो जाता है फाइनल। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करता है लोग कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 लगा दिया गया तो 4 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 दूनी 32, तो ये कितना आ गया 36 आ गया। ये कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया 16 दूनी 32, ये भी क्या आ गया 36। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे द्रव्यमान के हिसाब से ये भी 36 आ रहा है, ये भी 36 आ रहा है, तो यहाँ पे लोग इतना ही समझा करके द्रव्यमान संरक्षण को क्या कहेंगे कि बराबर हो जाता है, यानी कि अभिकारक केस में प्रोडक्ट केस में दोनों बराबर होता है। ये तो ये आपका सही नहीं है, आपका जो आपका सही में अगर आपको 100 में 100 नंबर लाने की आप मन में सोचे होंगे तो बाय एक्सपेरिमेंट अगर किसी चीज को आप बता दोगे तो आपका दी बेस्ट होगा, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो और इस चीज को आप फील भी कर लो। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। अब इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अगला हम लोग देखते हैं क्या है अगला सिद्धांत, अगला रूल देखते हैं क्या है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग नियम देखने वाले हैं वो नियम है आपका निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये नियम ये कहता है कि मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पे लूं कि आपका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है रिएक्शन करता है। अब यहाँ रिएक्शन करने के बाद ये मिल करके बना देते हैं जल को, क्या बना देते हैं जल। तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि इसमें ये दोनों तत्वों का अनुपात क्या है, ये दोनों तत्वों जो मिल करके बने हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके जो जल बने हैं, इन दोनों तत्वों का अनुपात कितना है फाइनल है। तो इस दोनों तत्वों का अनुपात अगर हम देखें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन जो है 2 और ऑक्सीजन जो है 1 के अनुपात में, यानी कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। स्वाभाविक है, इस चीज को आप समझिए। अब यहाँ पे बात ये उठता है कि ये जो आपका 2:1 आया, ये जो है किस पर आधारित है, तो यहाँ पे 2:1 जो है ये परमाणु पर आधारित है, परमाणु के अनुसार, यानी कि परमाणु के अनुसार जो अनुपात आया वो क्या है 2:1। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जल है और ये जल को यहाँ पे देखते हैं द्रव्यमान के अनुसार अगर अनुपात निकालें, अगर ये अनुपात हम लोग क्या निकालें द्रव्यमान के अनुसार, तो द्रव्यमान के अनुसार हम अगर इसका वेट निकालेंगे, ये अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1:8 आएगा। कैसे आएगा देखिए कैसे आएगा, हाइड्रोजन कितना है दोस्त, यहाँ पे देखो शुरू से ही देख लो, द्रव्यमान के अनुसार, यहाँ पे लिख लूं द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है, इसको पोस्ट में ले लेते हैं। द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन का 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का जो है 16 है। द्रव्यमान के अनुसार हम लोग देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो यहाँ पे 2 और 16, 2:16, इसको और इजी करेंगे तो 1:8 आएगा। ये आपका द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हो गया फाइनल है। इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है या रासायनिक यौगिक बनता है और उस रासायनिक यौगिक से जो संगठन का निर्माण होता है वो निर्माण किसी विधि पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड क्या करता है कि तत्व का जो अनुपात है वो अनुपात समान है कि नहीं है। चाहे वो आप किसी भी विधि से बना लो उसका अनुपात फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई जल का अनुपात पूछेगा तो ये अनुपात कभी बदलेगा नहीं, ये अनुपात फिक्स होगा। कहीं भी जल बना लो, चाहे अमेरिका में बना लो, इंग्लैंड में बना लो, भारत में बना लो, कहीं भी बना लोगे तो जल तो भैया जल ही होगा ना, आपका यही अनुपात के अनुसार ही तो जल बनेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि किस विधि से बना रहे हो, ये डिपेंड करता है
कि इसमें उपस्थित जो आपका तत्व होंगे उस तत्व का मात्रा कितना है, वो कितना वो अनुपात में है। तो अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, एक और उदाहरण ले लें। मान लो NH3 है, NH3 है, तो NH3 जो है अगर यहाँ पे देखें कि इसका अनुपात क्या होगा, वेरी इजी, नाइट्रोजन का अनुपात क्या होगा 1, हाइड्रोजन का क्या होगा 3, तो 1:3। ये किसके अनुसार हो गया, तो ये जो आपका हो गया परमाणु के अनुसार हो गया, द्रव्यमान के अनुसार। अगर हम लोग देखें ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 3, ये द्रव्यमान के अनुसार हो गया। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि आपका जो भी रासायनिक संगठन, रासायनिक यौगिक बनेगा, वो जो है उसके विधि पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही डिपेंड करेगा कि उनके यौगिक के तत्वों का अनुपात कितना है। तो वो अनुपात क्या होता है, एक समान होता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। देख लीजिए यहाँ पर, अगर लैंग्वेज की बात बोले तो लैंग्वेज पढ़ के देख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन, रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो यौगिक बन रहा है वो यौगिक जो है उसके विधि पर डिपेंड नहीं है, उस पर निर्भर नहीं करता। अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात, कोई भी यौगिक आप ले लीजिए तो उसमें जो तत्व होंगे उन तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। अगर मान लिया जाए कि इससे बनने वाला अगर एक और तत्व की बात बोले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक और बना लेगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लिया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में भी आपका अनुपात देखिएगा तो 2:16, 16 दूनी 32 का होगा, फाइनल है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो अनुपात क्या होगा, तत्वों का अनुपात क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित किया गया हो, विधि किसी कोई भी हो, लेकिन आपका जो अनुपात होगा तत्व का वो क्या होगा, फिक्स होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित किया गया हो। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। फाइनल उदाहरण एक और, अगर आप समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक और उदाहरण लेके बताऊं। मान लो ये कार्बन है और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपका यौगिक बनाएगा, एक बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाएगा CO2। आई होप कि आप इस चीज को समझो। सिंपल सी बात है, दोनों का अनुपात की अगर हम बात बोलें तो दोनों का अनुपात जो होगा परमाणु के हिसाब से देखोगे तो ये क्या होगा 1:1, एक अनुपात है। इसका अगर अनुपात देखें तो 1 अनुपात का होगा 2। ये कभी बदलेगा ही नहीं, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि आप रासायनिक यौगिक को आप बना रहे हो तो बना रहे हो उसके विधि पर डिपेंड नहीं रहता, ये उसमें उपस्थित तत्वों के मात्रा पर डिपेंड करता है, यानी उसके अनुपात पर डिपेंड करता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर अनुपात का नियम बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद जो होगा नेक्स्ट जो आपका नियम होगा वो नियम है गुणित अनुपात का नियम, और एक आपका है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यानी कि ये गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम बहुत ही टफ है, इसको समझना जरूरी है। यानी कि इस दोनों से थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आपका ये 2 नियम देखें। इस पर अगर पसंद पड़ा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो दोस्त। ठीक है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये आपका केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट आज हम लेकर के आए, जो कि रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। तो ये नियम कितने थे, 4 थे। 4 में फर्स्ट कौन था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो 2 देख लिए हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको पसंद पड़ा होगा तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना मत भूलो दोस्त।
अगर आपका सपोर्ट अगर है तो मनीष मिश्रा आपके लिए कंसेप्ट से रिलेटेड हर चीज को कंसेप्चुअल बनाएगा, न कि रटाफिकेशन पर बात करेगा। मनीष मिश्रा का सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि आपको साइंस का फील करवा दें, साइंस को आप फीलिंग करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट कर लो और नोट्स बनाओ। थैंक यू वेरी मच।